स्टूडेंट क्लास 8 एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की जो बुक चल रही थी, आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। जैसा कि ये पाठ का नाम है, उस पाठ के नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार व्यापारिक संबंध करके व्यापारिक समझौते करके किसी भी विदेशी दूसरे देश के लोगों ने किस प्रकार से दूसरे देश पर अपनी सत्ता स्थापित की, उसी को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने भारत की ही बात करते हैं। भारत के अंदर आप सभी जानते हैं विदेशियों ने, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और व्यापारिक बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट और उत्पाद बनाए जाते थे, उनसे व्यापारिक समझौता करते हुए किस तरह से विदेशी भारत में आके जमे और अपनी कंपनियां स्थापित की, व्यापारिक संबंध बनाए और करते करते उन्होंने भारत पर ही अपना शासन सत्ता स्थापित कर ली। इस लेसन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार, जो कि व्यापार के माध्यम से भारत में आई और धीरे धीरे अपने पैर पसारे और बहुत दिनों तक भारत को गुलामी की दास्तां उनके साथ झेलनी पड़ी। उन्होंने अपना पूरा शासन स्थापित कर लिया। उसी को यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना लेसन के अंदर यहाँ पर नीचे चित्र दर्शाया गया है। ये चित्र है कैप्टन हेंडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बच्चों की गिरफ्तारी का। आपको मैं बताती हूँ, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय कोई भी मुग़ल बादशाह, औरंगजेब सबसे मुग़ल बादशाहों में से सबसे शक्तिशाली और अंतिम बादशाह था, ठीक है। उनके जाने के पश्चात 1857 में बहादुर शाह जफर को क्या बनाया गया, शासक बनाया गया। लेकिन बहादुर शाह जफर को नेता मानने के बाद विदेशियों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को जबरन देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और उनके बेटों को भी क्या करा, गिरफ्तार करा और उनके सामने बेटों को मार डाला। इस दृश्य में ये दिखाया गया उनकी गिरफ्तारी को। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है कि मुग़ल बादशाहों में कौन सा बादशाह सबसे शक्तिशाली और आखिरी था, तो उसका नाम था औरंगजेब। उन्होंने वर्तमान में भारत में बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, क्योंकि बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी ताकतें दिखाना शुरू किया। कहानी की तरह पढ़ने चाहते हैं बेटा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो जो औरंगजेब के जाने के पश्चात जहाँ जहाँ पे सूबेदार, हमारे जमींदार थे, जिनके पास ताकत थी, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रियासतें क्या की, कायम कर ली। और जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली भी थी, वो अधिक दिनों तक ज़्यादा प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं थी। हमारे दिल्ली का शासक था, वो दिल्ली में बैठा करता, हमारे भारत का शासक कहाँ बैठा करता था, दिल्ली में। तो दिल्ली प्रभावी केंद्र के रूप में यहाँ नहीं रह सकी। हुआ क्या, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए और यहाँ के इलाकों पर कब्जे करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी जो विदेशी हैं, ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, हमारे भारत में आए थे, तो उनका इरादा भारत पर शासन करना नहीं था। वो सिर्फ किस लिए आए थे, वो सिर्फ भारत से क्या करना था, व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। फिर ये कैसे हो गया कि वे आए तो व्यापार करने थे, लेकिन उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इस अध्याय में यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज, जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत को अपना गुलाम क्यों बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, जहाँ पे लिखा है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है भारत और ब्रिटिश आइसलैंड, जहाँ लिखा हुआ है वो एक पूरा चक्कर लगाते हुए भारत में आते थे। यानी इनको एक बहुत लंबा सफ़र तय करना होता था भारत के अंदर आने के लिए, जो समुद्र मार्ग से किया जाता था। इसके बाद में आपको बताएंगे कि किस तरीके से वास्को डी गामा थे, जिन्होंने भारत की खोज की थी और एक छोटा रास्ता उन्होंने निकाला था। फिर वह उस रास्ते से भारत में व्यापारिक
संबंध स्थापित करने, व्यापार करने के लिए आने लगे। चलिए पढ़ते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने एक चार्टर्ड यानी इजाज़तनामा हासिल किया था। इजाज़तनामा का मतलब होता है कि कोई भी इंग्लैंड की अन्य कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आई थी, उनसे किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत से कोई व्यापारिक संबंध नहीं करेगी सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एक तरह से एकाधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको हम बोलते हैं इजाज़तनामा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था पूर्व में व्यापार करने का उनको एकाधिकार मिला। इजाज़तनामे का मतलब होता है कि मैंने अंडरलाइन किया है, इंग्लैंड की कोई भी अन्य व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं करेगी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ पर सस्ती कीमत पर वस्तुओं को खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारी कंपनी से कोई प्रतिस्पर्धा करने का भय नहीं था, क्योंकि उनके पास क्या था, इजाज़तनामा था। इस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई भी प्रतिस्पर्धी नहीं हो तो आप सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कीमत पर कहीं भी बेच सकते हैं। अब यहाँ पर शब्द का अर्थ बताया गया है कि वाणिज्य क्या मतलब होता है। वाणिज्य का मतलब होता है एक ऐसा व्यापारिक उद्यम जो सस्ती कीमतों पर वस्तु खरीदता है और ज़्यादा कीमतों पर बेचकर अपना लाभ प्राप्त करता है, उसको कहते हैं वाणिज्य। लेकिन इंग्लैंड के अंदर तो आपने एक इजाज़तनामा प्राप्त कर लिया कि आपसे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी यूरोपीय ताकतें थी, वह तो बाज़ार में आने से उनको कोई नहीं रोक सकता था। यानी केवल इंग्लैंड की कंपनियां काम नहीं कर सकती, लेकिन विदेशी तो और भी थे। हमारे पुर्तगाल के लोग थे, डच थे, ये जो फ्रांसीसी थे, ये तो इनसे कंपटीशन कर सकते थे। यानी दूसरे देशों को आप नहीं रोक सकते, केवल इंग्लैंड को रोक सकते। तो ऐसा ही हुआ। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीकी पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर पर पार करते थे, तो पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। यानी पुर्तगाल के लोग भी भारत में व्यापार के लिए आने लगे। उन्होंने अपना केंद्र गोवा को बनाया। पुर्तगाल के खोजी थे जिसका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में भारत के तट पर पहुंचने वाला समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जो फ्रांसीसी थे वे भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ समय पश्चात उन्होंने भी भारत से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत में बने हुए जो उत्पाद थे, जिसमें बारीक सूत के कपड़े, रेशम के ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। तो इनके बीच में क्या होने लगी, प्रतिस्पर्धा होने लगी। वे भारत के बाज़ारों में इन चीज़ों को की कीमतें बढ़ने लगी। कहते हैं डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगी। जब मांग ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा पैसे भी वसूल सकते हैं। इससे मिलने वाला मुनाफा क्या होने लगा, इन लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा से गिरने लगा। अब व्यापारिक कंपनियां फलने फूलने का यही रास्ता हमको नज़र आ रहा था। प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें कि भाई हम काम करें, दूसरे को हटाओ। लिहाजा बाजार के अंदर कब्जा करने की होड़ सी लग गई थी और लड़ाइयों की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिला, कोई सी भी कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, उनके रास्ते में अड़चने पैदा करती और माल के लदे हुए को लूट लेती या उनको बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियां और किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने, व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण ही स्थानीय शासकों में भी क्या होने लगा था, टकराव होने लगा था। भारत में भी जो हमारे शासक थे उनमें टकराव होने लगा था। इस प्रकार व्यापार और राजनीति दोनों एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, उसने बंगाल में किस प्रकार से अपने व्यापार की शुरुआत करी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। उसने क्या किया, इस इंग्लिश कंपनी ने 1651 के अंदर हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी कहाँ है, कलकत्ता में है, मैं आपको बता देती हूँ। कोलकाता के अंदर हुगली नदी के किनारे अपनी एक कंपनी व्यापार करने के लिए उन्होंने एक फैक्ट्री, देखा ना, एक फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की। व्यापारी जो काम करते थे उस ज़माने में उनको फैक्टर्स कहा जाता था।
फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहाँ पर निर्यात की जाने वाली समस्त वस्तुओं को जमा किया जाता था। वहीं इनके दफ्तर और अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार का फैला हुआ सौदागर व्यापारी इस फैक्ट्री के पास आकर क्या करने लगे, बसने लगे। और 1996 में कंपनी ने आबादी चारों तरफ से अपना किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी इन लोगों ने खरीद ली। इसके बाद एक गांव था जिसका नाम था कालिका था, जो बाद में जाके कलकत्ता बना और आज हम उसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। कंपनी ने मुगल साम्राज्य औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करें। फरमान का मतलब होता है शाही आदेश। क्या होता है फरमान का मतलब? शाही आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को हासिल करके पहले से मौजूद अधिकारों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार तो मिला था। कंपनी ने जो निजी अफसर के तौर पर काम चलाते थे उन्हें कोई छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। इससे बंगाल में राजस्व की वसूली बहुत कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब थे मुर्शिद अली का विरोध क्यों नहीं करते? आपको बताऊँ, बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे नवाब रहे हैं, सबसे पहले मुर्शिद अली का, उसके बाद में नाम आता है आपका अलीवर्दी का, और उससे सबसे बाद जो सबसे शक्तिशाली बंगाल के नवाब के रूप में हुए वो थे सिराजुद्दौला, जो कि बहुत ताकतवर थे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। व्यापार करते करते किस प्रकार युद्ध होने लगे इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यहाँ पर एक सीन में दिखाया गया है। रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने क्या किया था, भारतीय नवाबों को कठपुतली बनाया था। कठपुतली क्या होती है आप सभी जानते हैं, खिलौना होता है जिसको धागे के सारे आप उंगलियों के इशारों पे अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपनी उंगली चलाते हैं नीचे वो डोरी से बंधी हुई काठ की जो स्टैचू कपड़े की बनी हुई कठपुतली होती है वो आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचती है, इसको बोलते हैं कठपुतली। तो आइए पढ़ते हैं कि व्यापार से युद्धों तक। ठीक है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों में टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकतें दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतें की स्थिति ऐसी थी कि मुर्शिद अली खां के बाद में अली वर्जिद खान, उसके बाद सिराजुद्दौला खां बंगाल के नवाब बने। सबसे शक्तिशाली शासक थे ये। कंपनी को रियायतें देने से इन्होंने मना कर दिया था। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था और किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार में राजस्व कम की वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उनके अफसरों का अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी को लगने लगा था, उनका मानना था, उनका कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार क्या हो रहा था, तबाह। अब उन्होंने साजिश करना शुरू किया। उन्होंने समझ में आ गया था कि व्यापार तभी फूल सकता है जब सरकार हमारे पर लगाई हुई शुल्कों को हटा ले। अब कंपनी को इस शुल्कों को कैसे हटाना है और व्यापार को कैसे फैलाना है, तो उसमें इस बात पर यकीन था कि व्यापार फैलाने के लिए उसे आबादी भी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। अब कैसे किया जाए? तो ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और टकराव की परिणति हुई कि हमारे बीच में युद्ध, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं, उस युद्ध हुआ। सबसे पहले प्लासी का युद्ध, मैं आपको बता दूं, प्लासी का युद्ध 1956 में हुआ। और उसका प्लासी नाम क्यों पड़ा कि प्लासी एक पौधे का नाम था, ठीक है, फूल का नाम था। अंग्रेजों ने बिगाड़ कर इसका नाम प्लासी कर दिया, क्योंकि प्लासी की यहाँ एक प्लास के फूल होने के कारण इसका नाम प्लासी पड़ा। प्लास के खूबसूरत फूल लाल रंग के फूलों से बना होता है और इसके हम क्या बनाते हैं, गुलाल बनाते हैं, जिसके हम होली पर इस्तेमाल करते हैं। तो प्लासी का युद्ध प्लास के फूलों पर इसका नाम पड़ा है। जब 1956 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला खां बंगाल के नवाब बने, तो सिराजुद्दौला
ताकतों का काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला ने अपनी कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जिससे व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाएं आसानी देने से आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला था उसके प्रतिद्वंदियों में से किसी को एक को नवाब बना दिया जाए। मतलब उन्होंने एक चाल चली कि ये तो मानेगा नहीं, तो क्यों ना इसका कोई विद्रोही पैदा कर दिया जाए, और विद्रोही पैदा कर दिया जाए तो उसको लालच दे दिया जाए, दोनों में टकराव पैदा कर दिया जाए। कहते हैं ना, लालच से हर आदमी कार्य करने लगता है। तो उसी के किसी आदमी को लालच कि भाई तुझे नवाब बना दूंगा, तो उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मैं अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसी ही रणनीति खेली और कंपनी को कामयाबी मिली। उन्होंने क्या किया कि लिखा हुआ यहाँ पे कि प्रतिस्पर्धा नवाब बना दे। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बिल्कुल बंद कर दे, किलेबंदी रोके, बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों पक्ष आपस में इस बात पर तैयार नहीं हुए। 300 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार की स्थिति में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाबों की फौज कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, अंग्रेजों के जहाज़ों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी में कोलकाता स्थित किलेबंदी के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया गया और सेना नौसैनिक बेड़े की मदद मिलती गई। इसके बाद वे नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी करते थे और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ा और सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उनके सेनापति में से एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। उसने क्या किया, उसके साथ क्या की कहते हैं ना, वादा खिलाफी की। मतलब आदमी सिराजुद्दौला का था, लेकिन उसने लालच में क्या किया, उसकी खिलाफत की। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसको अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाएगा, वो हट जाएगा तो उसे नवाब बना दिया जाएगा। और लालच में मीर जाफर थे, उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने प्लासी के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की क्या हुई, हार हो गई। यहाँ पर एक चित्र और दिखाया गया है जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया कंपनी में जहाँ बैठकें होती थी उसका दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और